और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। श्रुतिका और मैं रोज आपको खबरें बताते हैं और हम ये बात खुद महसूस कर पा रहे हैं श्रुतिका कि कैसे हर बीतते दिन के साथ में जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। अप्रैल का महीना चल रहा है लेकिन पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया कई जगह पर। लग ही नहीं रहा है कि अप्रैल का महीना है और अप्रैल के अंत में इतनी ज्यादा गर्मी है तो मई और जून में क्या हाल होगा। और IMD की तरफ से तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है साक्षी, साथ ही स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ताजा अपडेट है मौसम के हाल को लेकर, गर्मी को लेकर आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी ने पूरे उत्तर और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सुबह होते ही आसमान से सूरज आग उगलने लगता है। सबसे पहले दिल्ली में इंडिया गेट की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर गर्मी की वजह से पर्यटक काफी कम हो गए हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से जो सैलानी घूमने के लिए आया करते थे इंडिया गेट पर, उनमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। किसी ने दुपट्टे का सहारा लिया है, किसी ने कैप लगाई है, कोई गमछा ओढ़े यहाँ पर खड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंडिया गेट किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं घूमने के लिए वो जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन गर्मी ने लोगों को परेशान करके रखा। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ठंडा पानी और इसके साथ ही शिकंजी की दुकानें जो हैं वो लगाई गई हैं। कई सारी दुकानें हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सख्त निर्देश दिया है कि हर जगह पानी की व्यवस्था हो। वहीं सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले ट्रैफिक कम हो चुका है। लखनऊ में भी गर्मी से हाल बेहाल है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विनोद मिश्र ने रिपोर्ट भेजी है। देखिए लखनऊ में गर्मी का हाल। उत्तर प्रदेश के हर जिले में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग इस गर्मी से परेशान हैं। पूरे जनजीवन को, आम जीवन को प्रभावित गर्मी कर रही है। जो लोग घरों से बाहर हैं उनके लिए इस तरह के जगह जगह पे आम पाने और बेल के जूस की दुकानें हैं जहां पे लोग बेल का शरबत पीकर राहत दे रहे हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया है। स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। भोपाल में भी गर्मी से हाल बेहाल है। लोग गर्मी से परेशान हैं। मतलब इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है एकदम। आपको लगता है हर साल इतनी गर्मी पड़ती है? नहीं, हर साल तो नहीं। हम तो क्या अभी इधर शिफ्ट भी हुए थे, इतना पता भी नहीं, पर ज्यादा लग रही है गर्मी। सर बेसिकली किसी का वर्क रहता तो उसको डेफिनेटली निकलना तो पड़ेगा। अदरवाइज जो घर में रह सकते हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम है वो घर में ही रहे, क्योंकि हीट वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी गाइडलाइंस भी निकली थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी फरवरी में, तो हीट वेव रनिंग पर है अभी और हो सकता है 9 पे मई में। तो अपने आप को कंटिन्यू डिहाइड्रेट नहीं होने दे। गर्मी इतनी पड़ रही है, बर्फ का गोला 3 बर्फ का गोला खा रही है, चौथे की और रिक्शा कर रही है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर भारत में हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तक लू के हालात बने रहेंगे। बंगाल प्रचार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज शाम 5 बजे बंगाल चुनावों के प्रचार का शोर थम जाएगा और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर TMC हो, सभी अपना दमखम लगाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपना दमखम यहां लगाया जा रहा है। चुनावी रैलियां की जा रही है। आपको बता दें आखिरी दिन बीजेपी और TMC ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। वहीं कांग्रेस समेत कई दलों ने प्रचार में अपना दम लगा दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज नेता CM ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरते नजर आए ताकि इस बार दीदी का किला गिराया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी दिनों से बंगाल में डटे हुए हैं। वहीं बंगाल चुनाव में भी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हाई डिमांड पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लगातार दूसरे दिन बंगाल में दम दिखाने वाले हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें तो वो सुबह 11:45 पर बैरकपुर में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले सुबह 9:15 बजे गंगा सागर स्नान करेंगे और कपिल मुनि आश्रम के दर्शन करेंगे। फिर सुबह 11 बजे पश्चिमी बेहाला से पूर्वी बेहाला तक डायमंड हार्बर रोड होते हुए भव्य रोड शो करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:45 पर कल्याणी में रोड शो, दोपहर 2:05 पर धने खाली में जनसभा, दोपहर 3:25 पर दमदम में रोड शो और शाम 4:10 पर राजारहाट गोपालपुर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को मतुआ समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को डायरेक्ट चेतावनी दे दी। मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान है, जिसमें 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 4 मई को काउंटिंग होगी, जिसमें पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करी है और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से चुनौती दी गई है और कहा गया है कि घुसपैठियों को अब बंगाल छोड़ देना चाहिए और उन पर एक्शन लिया जाएगा जैसे ही सरकार बनेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको सुनवाते हैं। कोलकाता में मौजूद है और गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो में भीड़ देखिए कितनी बड़ी संख्या में पहुंची है। गृहमंत्री जी, ये उत्साह, ये उमंग लोगों का, ये भीड़ क्या कहेंगे? यहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बंगाल की जनता दीदी को निकाल रही है। लगातार ममता बनर्जी आप पे अटैक कर रही हैं, क्या कहेंगे उनके ऊपर? अरविंद केजरीवाल और इनको भी बुला लिया, तेजस्वी यादव को भी उन्होंने बुला लिया प्रचार के लिए। ये सारे अपने अपने यहाँ चुनाव हारे हुए लोग हैं। दूसरे चरण का मतदान है, पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरे चरण से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद हम रखते हैं। ये रोड शो देखिए, ये रोड शो ही बताता है कि परिणाम क्या आने वाला है। बीजेपी को दूसरे चरण में क्या लगता है कितनी ज्यादा जो है वो उपलब्धि होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, पोलिंग के बाद ही कहा जा सकता है, मगर मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। आखिरी सवाल है गृहमंत्री जी, घुसपैठिए से लेकर महिला तक ये बड़े मुद्दे रहे भाजपा के लिए, इसको कैसे आप लोग करेंगे? इसको लेकर कोई प्लान है? वो सरकार बनने के बाद तुरंत उसका एक्शन प्लान हमारे नए मुख्यमंत्री जी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में ईडी और एसआईआर का मुद्दा तो ममता बनर्जी उठा ही रही हैं, लेकिन बीते दिन पहली बार ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे को उठाया, जहां पर ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ का जिक्र करते हुए पहलगाम हमले का जिक्र कर दिया। और ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए, आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में मामला चाहे जो भी हो, आखिरी पल में भी सीएम ममता बनर्जी उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने में जुटी हुई हैं, ताकि उसकी आड़ में बंगाल की जनता को साधा जा सके। अब मुख्यमंत्री ममता ने सीआरपीएफ की आर्मर्ड गाड़ियों की तैनाती को राजनीतिक रंग दे दिया है। सीआरपीएफ की ये बख्तरबंद गाड़ियां तो पहले चरण के चुनाव से पहले ही तैनात हैं, लेकिन ममता ने इसके बहाने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा अपनी चुनावी सभा में उठा दिया। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों, पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया
तुम क्यों वो साझा गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, यू वर्क इम्पार्शियली फॉर द पीपुल ऑफ द स्टेट। बता दें कि बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को देखते हुए इस बार सीआरपीएफ की आर्मर्ड गाड़ियां चुनावी सुरक्षा में लगाई गई हैं, लेकिन दीदी हर एक बात बंगाल से जोड़कर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले ही अपने विरोधियों के खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है और लगातार वो हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में समाजवादी पार्टी के साथ साथ में आम आदमी पार्टी भी मोर्चा खोले हुए नजर आ रही है। और ऐसे में एसपी की तरफ से महिलाओं के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी को घेरा ही गया है, तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर भी घेरा है। अब देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के रण में एसपी और आम आदमी पार्टी तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोनों पार्टियों के नेता से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर जिस तरह दीदी पर हमला बोला था, अब उस मुद्दे पर ममता को समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का साथ मिला है। हमें तो पूरी तरह से लगता है कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिला सांसद जुटाकर अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने भेजे। ममता बनर्जी के बुलावे पर दिल्ली आए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में एसआईआर का मुद्दा उठाया और कहा इस बार बंगाल की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। बंगाल के ऊपर हमला किया इन्होंने और पूरा बंगाल, ये पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से अमित शाह जी ने और मोदी जी ने एसआईआर का इस्तेमाल करके वोट कटवाए हैं, ये पूरा चुनाव एसआईआर के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। पूरा बंगाल जनतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी और अमित शाह जी और मोदी जी को इसका जवाब देगा और उनको बुरी तरह से हराएंगे। इस बीच अंतिम चरण के चुनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्सेस फुल एक्शन में हैं। हावड़ा ब्रिज और हावड़ा स्टेशन के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जवान गाड़ियों की सघन तलाशी करते नजर आए। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। माजुएर हाट में देसी बम मिलने के बाद में एक्शन में केंद्र सरकार आ गई और इसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल जो जांच की जिम्मेदारी है वो एनआईए को सौंप दी गई है, जो कि आगे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। तो आपको बता दें, देसी बम मिलने के बाद में एक्शन में आ गई है केंद्र सरकार और ऐसे में तुरंत देखा जाएगा कि कहां से सबके तार जुड़ते हैं और पूरी जांच की जाएगी। कोलकाता पुलिस ने रविवार को माझेर हाट में एक खाली पड़े घर से 79 देसी बम बरामद किए। अब उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने अपने खत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं और एक बड़ी साजिश की जांच की जरूरत का जिक्र किया है। अब एनआईए इस एंगल से जांच में जुट गई है। जिस घर से ये देसी बम बरामद हुए हैं वो घर किसका है, अब स्थानीय पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद इलेक्शन कमीशन भी फुल एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को बम बनाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसे देखते हुए हुगली प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हुगली के डीएम ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। From 6 PM onwards আমাদের সাইলেন্স পিরিয়ড স্টার্ট হবে। তো সাইলেন্স পিরিয়ড যে আছে তারপরে আরো কিছু নিয়ম যে আছে আমাদের এনশিওর করতে হবে ফিল্ডে।
তো অ্যাজ অফ নাও আমাদের যে সাইলেন্স পিরিয়ড আছে তারপরে এখানে যতগুলি আউটসাইড যেখানকার ভোটার নেই and who are associated with the political functionaries जे আছে। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव तो केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए सबसे ज्यादा चुनौती पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ की आर्मर्ड गाड़ियां सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। और अब बात नॉर्थ ईस्ट की कर लेते हैं, क्योंकि आज और कल यानी कि 27 और 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दौरे पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर जाने के बाद में 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सिक्किम वासियों को देने वाले हैं और साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी उनकी तरफ से रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के चुनावी रैली के बाद आज उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम पहुंचेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे गैंगटॉक पहुंचेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन रुकेंगे। यहां पर वो सिक्किम को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। पीएम मोदी के सिक्किम दौरे की बात करें तो 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे गंगटॉक में आर्किडेरियम का दौरा करेंगे। फिर सुबह 10 बजे पालसोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य के 50वें स्थापना वर्ष के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी 4000 करोड़ से अधिक की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल और एनआईटी देवराली में 30 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम नामची और गंगटॉक जिलों को जोड़ने वाले सिरवानी और लोअर समदोंग में तीस्ता नदी पर बने 2 दोहरे लेन वाले स्टील पुलों की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर सिक्किम के लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे की बात करते हैं वाराणसी दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री कल से 2 दिन के लिए वाराणसी में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के इस दौरे के दौरान कई सारी सौगात पीएम देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 28 अप्रैल को शाम लगभग 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित महिला सम्मान में भाग लेंगे। इस दौरान मोदी लगभग 6350 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 29 अप्रैल को सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी हरदोई के लिए रवाना होंगे और लगभग 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हरदोई में भी प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले इसी महीने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर का दौरा किया था। तब उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में भव्य रोड शो भी किया था। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा था।